दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की वीडियो में हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत का वर्णन करेंगे। पद्मावत 57 खंडों में विभक्त रचना है। इस वीडियो में हम 10 खंडों की बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम खंड स्तुति खंड है। प्रथम खंड के आरंभ में जायसी ने जगत के रचनाकार ईश्वर की स्तुति से किया है। इसके बाद उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और उसके 4 मित्रों का वर्णन किया है। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन शासक शेरशाह के रूप, गुण आदि का वर्णन करते हुए अपनी गुरु परंपरा का चित्रण किया है। अंततः कवि ने अपना जीवन वृत्त बताते हुए अपने 4 मित्रों का उल्लेख किया है और कृति के रचना स्थल और काल के साथ साथ पद्मावत की कथा का सारांश भी प्रस्तुत किया है। दूसरा खंड है सिंगलदीप वर्णन खंड। द्वितीय खंड में कवि ने सिंगलदीप के 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए वहाँ की नारियों का वर्णन पद्मिनी जाति की नारियों के रूप में किया है। सिंगलदीप पद्मावती की जन्मस्थली है। सिंगलदीप का शासक गंधर्वसेन है, जिसका वैभव स्वर्ग के समान बताया गया है। तीसरा खंड जन्मखंड। इस खंड में गंधर्वसेन की रानी चंपावती के गर्भ से पद्मावती जन्म लेने की कथा है। इस सुंदरी कन्या का नाम पद्मावती रखा जाता है। फिर बताया गया है कि 12 वर्षीय पद्मावती के साथ एक चतुर तोता हीरामन रहता है। वह तोते के साथ धर्म और जीवन के प्रश्नों पर चर्चा करती रहती है। पद्मावती युवती हो जा चुकी है, किंतु गंधर्वसेन ने उसका विवाह नहीं किया क्योंकि वह अपने बराबर किसी को नहीं मानता। पद्मावती अपना विवाह न होने की पीड़ा हीरामन तोते से कहती है, जिसका राजा को पता चल गया है। उसने यह समझा कि हीरामन तोता पद्मावती को इस प्रकार की अनुचित बातें सिखाते रहता है, इसलिए उसने हीरामन तोते को मारने की आज्ञा दी है। पद्मावती द्वारा छिपा लेने के कारण हीरामन बच तो गया है, किंतु वह बेचैनी महसूस करने के कारण वहाँ से चले जाने की इच्छा व्यक्त करता है। चौथा खंड मानसरोधक खंड है। एक बार पूर्णमासी के अवसर पर पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई। पद्मावती के सौंदर्य को देखकर सरोवर भी मोहित हो गया। पद्मावती को साक्षी बनाकर सखियां जल में एक खेल खेलने लगी, जिसकी शर्त यह थी कि जो खेल में हार जाएगी वह अपना हार देगी। एक सखी उस खेल में प्रवीण न होने के कारण अपना हार खो बैठती है और रोने लगती है। सब सहेलियों ने डुबकी लगाकर हार को खोजने का प्रयास किया। अंततः पद्मावती के चरण स्पर्श होते ही स्वयं को धन्य मानते हुए सरोवर ने हार को ऊपर तैरा दिया, जिसे लेकर सभी सखियां और पद्मावती प्रसन्न हो गई। पांचवा खंड सुआ खंड है। पद्मावती अपनी सखियों के साथ उछल कूद में लगी थी कि मौके का फायदा उठाकर हीरामन तोता उड़ गया। वन के पक्षियों ने हीरामन का स्वागत सत्कार किया। कुछ दिनों तक तो वन पक्षियों ने उसके साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया, किंतु बाद में वह एक बहेलिये द्वारा पकड़ लिया गया। छठा खंड है रत्नसेन का जन्मखंड। इस खंड में रचना के नायक रत्नसेन का चित्तौड़गढ़ के चित्रसेन नामक राजा के यहाँ जन्म लेना दिखाया गया है। पंडितों और ज्योतिषियों ने उसके भविष्य के बारे में बताया कि वह बहुत ही प्रतापी राजा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि रत्नसेन योगी बनकर सिंगलदीप जाएगा और वहाँ से पद्मावती को विवाह करके चित्तौड़ लाएगा। यह ऐश्वर्य में राजा भोज और बल में विक्रमादित्य के समकक्ष होगा। सातवां खंड बंजारा खंड। इस खंड में चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा व्यापार के लिए सिंगलदीप जाते हुए दिखाया गया है। उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण भी वहाँ गया। वह किसी से थोड़ा सा कर्ज लेकर गया था, किंतु वह सिंगलदीप के हाट में से कुछ भी न खरीद सका। तभी वह बहेलिया हीरामन तोता लेकर आया और ब्राह्मण ने हीरामन को खरीद लिया। इस समय तक रत्नसेन चित्तौड़ का राजा बन चुका था। जब उसे पता लगा कि सिंगलदीप से आए व्यापारी कई बहुमूल्य वस्तुओं के साथ एक गुणी तोता लाए हैं, तो उसने तोते को अपने यहाँ मंगवा लिया। हीरामन से परिचय पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैं वेदज्ञ पंडित हूँ, तुम्हें पद्मावती से मिलवा दूंगा। यह सुनकर राजा ने हीरामन को खरीद लिया। आठवां खंड है नागमती सुआ खंड। हीरामन को राजमहल में रहते हुए कुछ दिन हुए थे कि एक दिन राजा शिकार खेलने गया और रत्नसेन की पत्नी नागमती
जो कि अत्यंत रूपवती थी, उसने श्रृंगार किया और अपने सौंदर्य को दर्पण में देखकर उस पर गर्व करते हुए हीरामन से बोली कि तुमने सिंगलदीप आदि स्थानों की स्त्रियां देखी हैं, तो तुम ही बताओ, क्या सिंगलदीप में कोई नारी मुझसे भी सुंदर है? पद्मावती के सौंदर्य को याद करते हुए हीरामन ने सोचा कि जिस सरोवर में हंस नहीं आता, वहाँ लोग बगुले को भी हंस समझने लगते हैं। उसने उत्तर दिया, वैसे तो उसी स्त्री को सुंदर समझना चाहिए जिसे उसका प्रिय प्रेम करता हो, किंतु जहाँ तक शारीरिक सुंदरता का प्रश्न है, तुम सिंगलदीप की नारियों की बराबरी नहीं कर सकती। नागमती को चिंता हुई कि यदि इस तोते ने ये बातें मेरे पति से कह दी तो वे भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे सिंगलदीप की ओर। अतः उसने दासी को उस तोते को मारने का आदेश दे दिया। दासी को राजा का भय था। अंततः उसने उस तोते को मारने के बजाय छिपा दिया और उपयुक्त अवसर पाकर दासी ने राजा को तोता वापस दे दिया। नवा खंड है राजा सुआ संवाद खंड। रत्नसेन के पूछने पर हीरामन तोते ने बता दिया कि मैं सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती का तोता हूँ। सिंगलदीप अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और पद्मावती का सौंदर्य तो अतुलनीय है। यह सुनकर राजा के हृदय में पद्मावती के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया और तोते के मना करने पर भी वह प्रेम मार्ग का अनुयायी बन गया। 10वां खंड है नक्षिक खंड। इस खंड में हीरामन तोते द्वारा राजा रत्नसेन के समक्ष पद्मावती के नक्षिक श्रृंगार का वर्णन किया गया है। यह वर्णन परंपरा के अनुसार कराया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पद्मावत कथा के अगले 10 खंडों का वर्णन करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।